सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई एकदम मजे में कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का यूनिट थर्ड, जिसके अंदर हम आपके कवर कराने वाले जितने भी जितने भी आपके इसमें सारे टॉपिक्स हैं वो, और पिछले 3 सालों में जितने भी PYQs पूछे गए हैं वो। तो जो आपके इसके अंदर सिलेबस है कुछ इस तरीके से है कि पहला इसमें क्या है, वाटर पॉल्यूशन, फिर है एयर पॉल्यूशन, फिर है सॉइल पॉल्यूशन, फिर है नॉइज पॉल्यूशन, और फिर है उनको किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, यानी सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट। तो बेसिकली जो पूरा का पूरा यूनिट है आपका पॉल्यूशन और उसके इफेक्ट वगैरह, और किस तरीके से हम उसे क्या कहते हैं मैनेज कर सकते हैं, उसके ऊपर है। तो इसमें आपका जो पहला टॉपिक है वो आपका क्या, पॉल्यूशन एंड देयर इफेक्ट। पॉल्यूशन और क्या कहते हैं, पॉल्यूशन होता क्या है पहले, बेसिकली तो हम पहले ये जानते हैं। तो पॉल्यूशन आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट और नेचर में क्या कहते हैं, या तो मैन के थ्रू अकर होते हैं या तो फिर नेचर के थ्रू अपने आप ही अकर होते हैं। तो पॉल्यूशंस यानी जो पार्टिकल्स, यानी जिसे हम उन पार्टिकल्स को पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, जो कि अफेक्ट डालते हैं आपके एयर, वाटर और सोयल को, उसी को कहते हैं हम क्या, पॉल्यूटेंट्स। और इसी तरीके से वो सब्सटेंसेस जो कि आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंस होता है, और आपके क्या कहते हैं इन सारे जितने भी एयर, वाटर या सॉल्यूशन है उनको हार्म पहुंचाता है या एक तरीके से गंदा करता है, तो वही होता है आपका क्या, पॉल्यूशंस का पूरा प्रोसेस या मीनिंग। तो पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस और इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द इन्वायरमेंट। यही बोला गया है कि जो आपका पॉल्यूशन है वो प्रेजेंस या इंट्रोडक्शन होता है क्या, हार्मफुल सब्सटेंसेस का आपके किसके अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स, यानी पॉल्यूटेंट्स का आपके इन्वायरमेंट में आना ही उसे कहते हैं पॉल्यूशन। तो ये क्या क्या इफेक्ट डालते हैं, किन किन चीजों पे इफेक्ट डालते हैं। पहला तो आपके एयर पे, दूसरा है फिर आपका वाटर पे, फिर है आपका क्या, सोयल पे, और फिर आपके पास साउंड्स पे भी। फिर जो दूसरा इसमें क्या कहते हैं पॉइंट है वो है आपका पॉल्यूशन रेफर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और कंटामिनेंट्स इनटू द इन्वायरमेंट, कॉजिंग एडवर्स चेंजेस टू एयर, वाटर, सोयल, ओवरऑल इकोसिस्टम। तो पॉल्यूशन जो होता है आपका वो रेफर करता है किस चीज़ को, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस और कंटामिनेंट जो कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस होते हैं या फिर जाते हैं, और फिर क्या कहते हैं आपके जितने भी इन्वायरमेंट के प्योर चीज़ें हैं, जैसे कि आपका क्या एयर हो गया, वाटर हो गया, इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं वो गंदा कर देता है, पूरा का पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम को भी। पॉल्यूशन कैन बी नेचुरल, पॉल्यूशन आपका क्या नेचुरल भी हो सकता है, जैसे कि आपका क्या वॉल्केनिक इरप्शन। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके अंदर से बहुत सारी गैसेस निकलते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं उनकी हेल्थ पे। और दूसरा है आपका क्या, ह्यूमन इंड्यूस्ड, यानी कि ह्यूमंस के थ्रू जो बनता है, जैसे कि क्या, इंडस्ट्रियल वेस्ट और व्हीकल एमिशंस। इट पोजेसेस सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ, वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स। ये सारी चीज़ें क्या, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए सारे के सारे बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरा है इन सब चीज़ों का उनकी हेल्थ वगैरह पे। तो जनरल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, तो इनके जो पॉल्यूशंस के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, तो पहला तो आपका क्या होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल का डिग्रेडेशन होता है। हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन के हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्लाइमेट चेंज एंड नेचर डिजास्टर, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यही जो बेसिकली कुछ क्या कहते हैं काफी इफेक्ट हैं जो कि आपके पॉल्यूशन आपको क्या, आपके नेचर के ऊपर या ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर उनका पड़ता है। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या, पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि जो पब्लिक की हेल्थ है, एस्पेक्ट करते हैं किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के उस पे। तो जो इसमें पूछा गया है तो इसमें क्या होता है, जो पब्लिक की हेल्थ है वो किसके ऊपर क्या कहता है, लिंक होता है या कनेक्टेड होता है किससे, आपके इन्वायरमेंट पे। अगर आप क्लीन इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आपका क्या कहते हैं हेल्थ भी अच्छा रहेगा। अगर आप क्या कहते हैं किसी गंदे इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे मान लेते हैं आप किसी ऐसे एरिया पे रहते हैं जहाँ बगल में आपके बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, और आप क्या कहते हैं चाहोगे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, तो बट ऐसा नहीं हो सकता। या तो आपको उस एरिया में जिस टाइप की ज़्यादा गंदगी हो, उससे रिलेटेड जितने भी आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं वो आपको होंगे, या तो फिर आपको क्या कहते हैं एयर से रिलेटेड आपको सारे इश्यूज होंगे। तो मतलब एक पब्लिक मतलब सॉरी पब्लिक कह रहा हूँ मैं, बेसिकली अगर आप देखा जाए तो एक ह्यूमन की जो हेल्थ होती है वो डिपेंड करती है कि आप कैसे इन्वायरमेंट में रहते हो, या तो आपका इन्वायरमेंट साफ है या तो गंदा है। तो इसमें यही पूछा गया है कि जो आपका पब्लिक एस्पेक्ट में, जैसे क्या है इसमें पहला पॉइंट, पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंट आर क्लोजली लिंक्ड। तो यही पहली लाइन है कि जो पब्लिक की हेल्थ होती है और जो इन्वायरमेंट होता है क्या, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। A clean and safe environment helps people live healthier and longer lives, while pollution or poor sanitation can lead to disease and health problem. सेम बात यही है कि अगर आपकी क्या कहते हैं आसपास का एरिया अच्छा नहीं रहेगा तो उससे आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा तो आप मतलब जो आप जीने वाले हो, या तो मान लेते हैं कि 80-90 साल, तो उसी बीमारियों के कारण में आपकी क्या एज ही घटती चली जाएगी, 70-65 ऐसी होती चली जाएगी। Environment pollution directly impact public health by increasing the risk of diseases, introducing expectancy and affecting overall being well-being. Various pollutants, chemical, biological, and physical.
इंटरेक्ट विथ ह्यूमन हेल्थ इन डिफरेंट वेज। तो ये इस टाइप की जो इन्वायरमेंट में जो भी आपके पॉल्यूशन है, जैसे कोई फॉर्म में हो गया, क्या केमिकल के फॉर्म में हो गया, फिर दूसरा आपके बायोलॉजिकल में हो गया, फिजिकल में हो गया, तो सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से जो आपको ह्यूमंस की हेल्थ है उन पे इफेक्ट डालती है। तो वही है कि आपका क्या कहते हैं, अगर आपका नेचर साफ सुथरा है तो आपकी क्या कहते हैं हेल्थ पे भी बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा और आपकी हेल्थ भी एकदम अच्छी रहेगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दो और बेल आइकन को भी दबा दो। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, बिलो इज अ डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ द की पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट टू रिलेटेड इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। यानी कि आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी क्या कहते हैं पॉल्यूशन है उससे किस तरीके से आपके ह्यूमंस के हेल्थ पे क्या कहते हैं इफेक्ट पड़ सकती है, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे मैंने लिस्ट में दे रखी है। तो पहला क्या आपका एयर पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ, यानी कि एयर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा उससे पब्लिक हेल्थ पे। तो पहला क्या मेजर पॉल्यूटेंट्स एयर में क्या होता है, तो पर्टिकुलर मैटर जैसे कि PM2.5 एंड PM10 फ्रॉम व्हीकल एग्जॉस्ट इंडस्ट्रियल एमिशन एंड वाइल्ड फायर। तो जो भी आपके व्हीकल्स के थ्रू जो भी गैस निकलते हैं या धुआं वगैरह निकलता है या वाइल्ड फायर्स के जैसे कोई जंगल वंगल जला दे उससे निकलने वाले उससे होता है पहला तो। फिर आपका क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड में क्या जैसे आपका क्या हो गया NOx या सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। जब फॉसिल फ्यूल्स को हम क्या कहते हैं बर्न करते हैं उनसे भी जो भी गैस या धुएं वगैरह निकलती स्मोक वगैरह वो भी आपके इन्वायरमेंट सॉरी इन्वायरमेंट कह रहा हूँ मतलब एयर को पॉल्यूट करती है। दूसरा क्या आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबुशन, यानी किसी भी चीज को अगर हम जलाते हैं तो वो अगर आधा जलता है पूरी तरीके से नहीं जलता है इन्वायरमेंट में यानी ऑक्सीजन के हेल्प से, तो आपका इनकम्प्लीट कंबुशन होएगा जिससे आपका क्या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा जो कि आपका बहुत ज्यादा डेंजरस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर है आपका क्या ओजोन यानी कि O3 से बोलते हैं, अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फ्रॉम व्हीकल एंड इंडस्ट्रियल एमिशन। तो ये भी आपका क्या कहता है किसके थ्रू निकलता है, व्हीकल के एमिशन और इंडस्ट्रियल एमिशन के थ्रू आपका निकलता है ओजोन। फिर है आपका वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि VOCs, जो कि आपका किसके थ्रू मिलता है, पेंट हो गया आपका, सॉल्वेंट्स हो गया या इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो भी तरीके के होते हैं उनसे सारी चीजों से आपका निकलता है ये, जो कि आपके डायरेक्टली जाके किसको इफेक्ट डालता है, आपके एयर को। अब इसमें देखते हैं कि आपकी हेल्थ इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि पब्लिक के हेल्थ पे किस तरीके से ये इफेक्ट डालती है। तो पहला तो क्या रहेगा, अगर एयर पॉल्यूट रहेगा तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे सबसे पहले इफेक्ट वही डालेगा, यानी कि आपको अस्थमा हो सकता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रिक्स पल्मोनरी डिसीजेस COPD, और फिर आपको लंग्स कैंसर भी हो सकता है। यानी बेसिकली इस लाइन का मतलब यही है, अगर आपके एयर पॉल्यूट रहेंगे तो उससे आपको क्या रहेगा, आपसे सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम या अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम वही सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। फिर आपका क्या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, यानी हार्ट से रिलेटेड डिसीजेज जितने भी रहेंगे वो सारे आपको इससे अफेक्ट पड़ेंगे। जैसे क्या लगा हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, स्ट्रोक वगैरह आएंगे और हाइपरटेंशन की दिक्कतें आपको आने लगेंगी। फिर है तीसरा क्या न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट में क्या होता है आपको जितने भी क्या कहते हैं हैवी मेंटल लीड्स, मतलब कि आपके ब्रेन पे सही से फंक्शनिंग करना आपका बंद कर देगा और उसको अच्छी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो। फिर आपका क्या प्रीमेच्योर डेथ, प्रीमेच्योर डेथ का मतलब है कि आपकी जिस जो एज रहती है जीने की 80-90 साल, मान लो घट के हो जाएगी आपके 60-65 साल। जैसे इसमें एक लाइन दिया हुआ है कि WHO एस्टिमेट 7 बिलियन डेथ ईयरली ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन से देख सकते हो कि जब WHO ने एस्टिमेट करा या निकाला एक क्या कहते हैं अप्रोक्स वैल्यू, तो उसने बताया कि 7 मिलियन लोगों की डेथ होती है पर मतलब हर एक साल में एयर पोल्यूशन के कारण। फिर है आपका क्या चिल्ड्रन हेल्थ इम्पैक्ट, सबसे ज्यादा क्या बच्चों की हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है खासकर छोटे, क्योंकि जब क्या कहते हैं लो बर्थ मतलब जो उनका जन्म लेते हैं छोटे में तो उस टाइम उनके जो ऑर्गन्स होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और जब वो आएंगे ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ क्या आपका एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट है तो उनका क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन्हीं की हेल्थ पे पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि आपकी एयर पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट को साफ रखो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्या टॉपिक की तरफ जो है आपका क्या वाटर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ, यानी कि वाटर पॉल्यूट होएगा उससे क्या आपके पब्लिक के हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा और क्या उसके मेजर्स जो भी पॉल्यूटेंट्स है वगैरह कंटेमिनेंट्स है क्या क्या है। पहला आपका पैथोजन, पैथोजन यानी कि जो बैक्टीरियाज हो गए, वायरस हो गए और पैरासाइट्स वगैरह हो गए, ये सारे आपके किसके आते हैं, एनिमल वेस्ट से हो गया, सीवेज से हो गया, जैसे गटर वगैरह जो भी होता है आपके, अगर आप उन्हें साफ नहीं रखेंगे तो उसमें ये सारे बैक्टीरिया वगैरह नए नए बनेंगे उसमें और फिर आपका वो पानी को भी गंदा करेगी। फिर है आपका क्या हैवी मेटल, लेड मरकरी आर्सेनिक, जिसके अंदर क्या आपका इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज या माइनिंग, तो इंडस्ट्री के थ्रू जितने भी केमिकल निकलते हैं जो कि आपके डायरेक्टली किस में चले जाते हैं, नाली वगैरह में जाते हैं, और वही आपके नाली वगैरह मतलब मान सकते हो आपकी सोसाइटी वगैरह में जैसे आप जाते हो तो जो नालियाँ बनी रहती हैं तो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। तो जितनी ज़्यादा इसके अंदर गंदी चीज़ें आएंगी वो आपको जाके फिर पानी को पॉल्यूट करेगा
वो पानी एंड में कहीं नहीं जाता, सारे मिलते हैं एक ही जगह, जहाँ पे सारे जाके अंडरग्राउंड या तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा या किसी बड़ी नदी में जाके हो जाएगा। फिर है आपका क्या, केमिकल पॉल्यूटेंट्स। केमिकल पॉल्यूटेंट्स में जैसे आपके पेस्टिसाइड्स आ गए, फर्टिलाइजर आ गया, जो कि आप खेती वगैरह में डालते हो। पेस्टिसाइड वगैरह का ज़्यादा डाल लेते हो तो क्या करते हैं, या तो उससे आपके उससे एक तरीके से सोयल भी क्या कहता है आपका, उसमें पोल्यूट होता है, और साथ में जब आप उसमें पानी वगैरह डालते हो खेत में, तो उसके अंदर रिसके या इरिगेट जब करते हो तो उससे वो अंडरग्राउंड वाटर में भी मिल जाता है। फिर आपका प्लास्टिक्स एंड माइक्रो प्लास्टिक एंटरिंग फूड चेन, मतलब प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक भी क्या कहते हैं, एक तरीके से आपके पानी को पोल्यूट करता है। फिर आपका हेल्थ इफेक्ट क्या क्या पड़ता है इससे। पहला था वाटर बॉर्न डिसीज, जो कि आपने पढ़ा था इससे पिछले यूनिट के अंदर। फिर आपका कैंसर एंड ऑर्गन डैमेज, इससे क्या आपको कैंसर और ऑर्गन डैमेज होने की सबसे ज़्यादा इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आर्सेनिक आपके वाटर में ज़्यादा रहेगा तो स्किन कैंसर हो जाएगा, मरकरी रहेगा तो न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाएगा। फिर है आपका हार्मोनल डिस्ट्रप्शन। हार्मोनल डिस्ट्रप्शन में क्या हो जाएगा, बीपी वगैरह आपका हाई रहने लगे, मतलब हाई या फिर लो रहने की प्रॉब्लम आने लग जाएगी उससे। फिर आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ड्यू टू फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन, मतलब आपकी बॉडी में जो रजिस्टिविटी रहेगी ना एंटीबायोटिक के, यानी रजिस्ट करने की आपकी इम्यूनिटी वो वीक होने लगेगी। यही है कि अगर आपको अच्छा साफ पानी नहीं मिलेगा, ये आपको बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका क्या, सोयल पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ। सोयल पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ, इसमें क्या है कि सोयल से रिलेटेड जितने भी आपके क्या कहते हैं पॉल्यूशन किस तरीके से होते हैं, सोयल पॉल्यूट होएगा तो किस तरीके से वो हेल्थ पे इफेक्ट डालेगी, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो आपका है इसमें क्या है, हैवी मेटल्स यानी लेड, कैंडियम, आर्सेनिक फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट माइनिंग, यानी कि हैवी मेटल्स वगैरह अगर आपके सोयल में जाएंगे तो वो भी आपके सोयल की फर्टिलिटी को क्या, बिगाड़ देगी, जिससे आप क्या कहते हैं उनको उसको लंबे टाइम तक अपने यूज या क्रॉप को क्या कहते हैं उगाने के यूज में आप नहीं ले पाएंगे उस वाले फील्ड को। फिर आपका पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, तो इसमें क्या पेस्टिसाइड वगैरह जो भी आप डालते हैं खेतों में वो भी आपके क्या कहते हैं सोयल को बहुत ही एक हद लेवल तक पूरा पोल्यूट कर देता है। इंडस्ट्रियल केमिकल, जो भी आपके इंडस्ट्री के थ्रू केमिकल वगैरह निकलता है वो भी आपके सोयल को क्या कहते हैं उसके हेल्थ या उसको पूरा का पूरा पोल्यूट कर देता है। तो अब इसके हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पहला है फूड कंटामिनेशन। हैवी मेटल इन क्रॉप्स, यानी फूड में अगर क्या कहता है उसका सोयल ही अच्छा नहीं रहेगा, उसके अंदर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहेगा, तो उसमें जो भी उगने वाले क्रॉप्स रहेंगे उनके अंदर भी कोई ना कोई दिक्कत आएगी। फिर आपका कैंसर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इससे क्या कैंसर हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड लिंक्ड टू क्या है, पार्किंस ल्यूकीमिया, ये कोई नया टर्म है, देख लेना साहब। तो एक तरीके से इसमें यही बोला गया है कि अगर आपको क्या कहते हैं मिट्टी सही नहीं रहेगी तो उसमें उगने वाले जो भी अनाज रहेंगे वो क्यों ही आपको एकदम सेफ मिलेगा। तो आपको एक तरीके से यही है कि आपको अपने सोयल को अच्छे से बचा के रखना है, ताकि आपके जो उसमें क्रॉप्स हो गए वो भी एकदम साफ और अच्छे हों, और बिना ही किसी डिसी पॉल्यूशन से मिक्स ना हो। फिर आपका क्या, डेवलपमेंट इश्यूज इन चिल्ड्रन लीड एक्सपोजर लोअर आईक्यू, यानी कि अगर वो अच्छा खाएंगे नहीं, मिलावट वाली चीज़ें आएंगी तो उनके आईक्यू लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और उनकी जो विकास में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और उनके जो मेंटल है आईक्यू लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा घट जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की साइड, जो है आपका क्या, नॉइस पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ में, पब्लिक हेल्थ, यानी कि नॉइस पॉल्यूशन और उससे होने वाली पब्लिक से प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो पहला क्या, मेजर्स तो आपका सबको ही पता होगा कि मेजर जो सोर्स है आपका पॉल्यूशन का, नॉइस पॉल्यूशन का, वो आपका क्या, ट्रैफिक, एयरप्लेन्स, कंस्ट्रक्शंस एरिया, वहाँ से बहुत ज़्यादा अनइवन क्या कहता है आपको नॉइज़ सुनने को मिलेगी, और इंडस्ट्रियल मशीनरी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मेरे आसपास में एक मेरा मतलब रेलवे स्टेशन है जहाँ मैं रहता हूँ, तो रात में वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब ट्रेन की आवाज़ आएगी ना कि मतलब अब तो आदत हो गई सोने की, बट अगर कोई नया बंदा आएगा ना तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो वही होगा कि अनइवन नॉइज़ पॉल्यूशन है एक तरीके से देखा जाए तो। फिर है आपका इसमें क्या, हेल्थ अफेक्ट क्या पड़ेगा पब्लिक के, तो है हियरिंग लॉस, यानी कि उनको सुनने में दिक्कत आने लगेगी। फिर है आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर एंड स्ट्रेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई नया आएगा तो उसे सो नहीं पाएगा, उसकी आवाज़ ही सुन सुन के उसको सो नहीं पाएगा, और उसको अगर सो नहीं पाएगा सही से तो उसका माइंड क्या, स्ट्रेस में रहेगा। फिर है आपका कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, हाइपरटेंशन हो जाएगा और हार्ट डिजीज की दिक्कत होने लगेगी। फिर है आपका कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी कि रिड्यूस कर देगा आपकी कंसंट्रेशन को, और मेमोरी इश्यूज भी आपको आने लगेंगे, यानी कि आप याद करोगे अभी फिर थोड़े टाइम बाद क्या भूलने लग जाओगे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम से देखा जाता है अगर आपके नॉइस पॉल्यूशंस को आप फेस कर रहे हैं तो। फिर है आपका लास्ट, वो है आपका लाइट पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ, यानी कि लाइट पॉल्यूशन किस तरीके से पब्लिक की हेल्थ पे इफेक्ट डालती है। तो इसका जो मेजर सोर्स आपका क्या है, स्ट्रीट लाइट्स, वैसे स्ट्रीट लाइट्स तो जरूरी है। फिर है आपका क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिलबोर्ड और एक्सेसिव इंडोर लाइटिंग,
तो ज़्यादा देर तक मतलब ज़्यादा टाइमिंग तक भी लाइट को जला के रखना नहीं चाहिए, या तो आप उसको देखो कि कितना वोल्ट का, यानी कि आंखों को मतलब इस तरीके का लाइट यूज़ करो कि आपकी वो आंखों को ज़्यादा वो इफेक्ट ना डाले। फिर हेल्थ इफेक्ट क्या आपका, स्लीप डिसऑर्डर यानी सो नहीं पाओगे, इसमें भी सेम वही है। इंक्रीज कैंसर रिस्क, इसमें भी क्या है, आपका कैंसर रिस्क को बढ़ा सकता है, जैसे ब्रेस्ट प्रोस्टेट कैंसर लिंक्ड टू नाइट नाइट लाइट एक्सपोजर। ओ, ये तो पता चला अभी मेरे को। फिर आपका क्या, मेंटल हेल्थ इश्यूज, आपके मेंटल हेल्थ को भी ये इश्यूज आने लगेंगी। फिर इसमें आपका क्या, डिप्रेशन होएगा और एनजाइटी होएगी। अगर आप सो नहीं पाओगे लाइट की वजह से तो आपको डिप्रेशन होएगा, फिर डिप्रेशन होगा तो आपको फिर साथ साथ क्या, एनजाइटी भी होने लगेगी। यही है कि आपको एक लाइट को भी एक लिमिट वे में ही आपको यूज करना है। आपके इंडोर घर वगैरह में भी अगर रात में सो तो एक लिमिट टाइम तक ही जला के रखो, और फिर एक लिमिट टाइम में ही बंद कर दो। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका क्या, वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन आप जानते ही हो क्या होता है, कि पानी में जितनी भी टाइप की कंटेमिनेशन मिलके आपके पानी को गंदा करती है, वही आपकी कहलाती है वाटर पॉल्यूशन। ये रहा आपका, एक मैंने डायग्राम या देखा जाए तो फोटो लगा दी है, जिसमें देखो ड्रेन दिखा रहा है ये किस तरीके से क्या कहता है कि हाँ, किस तरीके का आपका ये जो नाली है उसमें गंदा पानी आपका मिक्स हो रहा है। ये रहा किस तरीके से पूरी प्लास्टिक वगैरह आपकी पूरी नदी को गंदी कर रही है। ये रहा आपका ड्रेनेज सिस्टम, और ये आपका जो भी गली मोहल्ले की नालियाँ या आपकी जो भी है। तो आते हैं इसके थ्योरी वाले पार्ट पे भी। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर है आपका क्या, पहले तो देख कि वाटर पॉल्यूशन होता क्या है। तो डेफिनेशन क्या है वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन वही है जो भी आपको मैंने बताया, कि जो भी कंटेमिनेंट्स आपके वाटर बॉडीज को क्या कहते हैं, गंदा करती है, वो कहलाती है आपका मतलब उसके अंदर इंट्रोड्यूस होना ही कहलाता है आपका वाटर पॉल्यूशन। यही कि वाटर पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक, ओशन एंड ग्राउंड वाटर विथ हार्मफुल सब्सटेंसेस मेकिंग द वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, एग्रीकल्चर एंड एक्वेटिक लाइफ। तो जो आपका वाटर पॉल्यूशन है, उसमें क्या होता है कि कुछ कंटेमिनेंट्स जैसे कि आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस हो गए, जो भी आपके वाटर बॉडीज के अंदर जाके मिल जाते हैं, वही आपका कहलाता है क्या, वाटर पॉल्यूशन। अगर उनमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो आपके लिए वो पानी क्या, अनसेफ रहेगा पीने के लिए, उससे खाना बनाने के लिए, और उससे नहाने वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा वो अनसेफ हो जाएगा। फिर आपका क्या है, इसमें क्या है, मैंने छोटा सा मतलब नॉर्मल डेफिनेशन लिखा है जो कि आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो वो है आपका क्या, वाटर पॉल्यूशन मीन्स डार्टिंग और स्पॉइलिंग वाटर बाय एडिंग हार्मफुल थिंग्स लाइक केमिकल वेस्ट और प्लास्टिक विच हार्म्स ह्यूमन, एनिमल एंड नेचर। फिर इसका मेन कॉजेज क्या होता है आपके वाटर पॉल्यूशन के, तो वाटर पॉल्यूशन के खासकर होता है आपके क्या, इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो भी आपके इंडस्ट्री के थ्रू केमिकल वगैरह निकलते हैं या हैवी मेटल्स निकलते हैं, वो सीधा का सीधा जाके आपको किसके, ड्रेनेज सिस्टम से मिलता है, ड्रेनेज सिस्टम आपको जाके आगे नदियों से मिल जाता है। फिर आपका क्या, सीवेज एंड वेस्ट वाटर, जो भी आपका सीवेज वगैरह से निकलता है, यानी घरों वगैरह से भी निकलता है, सिटीज वगैरह से भी निकलता है, वो आपका मेन सोर्स है वाटर पॉल्यूशन का। फिर आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रन ऑफ, प्लास्टिक एंड गार्बेज डंपिंग, ऑयल स्पिल्स, रिलीजियस वेस्ट, फ्लावर एसिड इन रिवर। हाँ सही बात है, जैसे कि आप पूजा पाठ करने जाते हो तो वहाँ पे क्या करते हो आप, फूल वगैरह चढ़ाते हो मंदिरों में, तो वो लोग क्या करते हो, उठा के सीधा क्या नालियों में तो फेंकते हैं। ये तो है नहीं उनकी वो माला बनाएंगे। तो आप यही है कि देख कर ही करो, पूजा श्रद्धा जो भी अपने तक है, लेकिन क्या कहते हैं एकदम अच्छे से इन्वायरमेंट को अपने मेंटेन करके रखो। पूजा करने जाओ तो उन फूलों को अच्छे से यूज करो, या तो फिर क्या कहते हैं साफ सफाई भी करो एक टाइम पे जाके। तो वही है इसमें, और कुछ नहीं। फिर है आपका क्या, जो नेक्स्ट है अब आपका इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी कि वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या क्या पड़ता है। तो पहला क्या है, डिजीज लाइक क्लोरिया, ठीक है, डायरिया वगैरह सब जो क्लोरिया सब होता है उससे पानी के डिजीज से ही होता है, टाइफाइड वगैरह। डेथ ऑफ फिशेस एंड एक्यूटिक एनिमल्स, यानी कि एक्यूटिक लाइफ जो भी आपका बहुत ज़्यादा वो बेकार हो जाएगा, उसके अंदर जो मछलियां हैं वो अच्छे से रह नहीं पाएंगी, और वो नहीं अपना सही से ऑक्सीजन वो ले पाएंगी। डैमेज टू प्लांट्स एंड मैराइन इकोसिस्टम, क्या डैमेज कर देगा प्लांट्स को और उसके मैराइन इकोसिस्टम को, यानी कि पानी में जितने भी आपके इकोसिस्टम को अनइवन तरीके से एकदम वो डैमेज कर देगा। अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी बिल्कुल भी बचेगा नहीं आपके पीने लायक, और उसमें से फिर स्मेल वगैरह आएगा, उसकी टेस्ट भी खराब हो जाएगा। तो इसमें है आपका कि किस तरीके से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे ट्रीटमेंट्स वगैरह हैं, जैसे कि ट्रीट सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर रिलीज, उसको उनको नदी में या नालियों में रिलीज करने से पहले उनको साफ कर दो। फिर दूसरा क्या, अवॉइड प्लास्टिक एंड गार्बेज डंपिंग इन वाटर बॉडी। तो कम से कम क्या कहते हैं आप ट्राई करो कि पानी में जितने भी वाटर बॉडीज वगैरह है, उसमें आप प्लास्टिक वगैरह ना फेंके, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है आपका प्लास्टिक ही लेता है डिग्रेड होने में या ख़त्म होने में। यूज़ इको फ्रेंडली फार्मिंग मेथड, इको फ्रेंडली फार्मिंग मेथड यूज़ करें, कम से कम खाद वगैरह ये सब का, मैन्यूर वगैरह का यूज़ करें अपने उसमें फर्टिलाइजर्स का, जिससे आपके वो पानी या ग्राउंड वाटर में मिक्स ना हो। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट क्लीन वाटर इम्पोर्टेंस,
अब पानी, साफ पानी की इम्पोर्टेंस को लोगों में बताए, अवेयर करे लोगों को कि हाँ सर, साफ पानी रखोगे तो आपकी हेल्थ पे ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो पानी को कम से कम पॉल्यूट करें। फिर है आपका क्या, एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन आपका क्या है, एयर पॉल्यूशन तो बेसिकली वही है, एयर पॉल्यूशन के वो कॉन्टेमिनेंट्स या फिर सब्सटेंसेस जो कि आपके एयर में जाके मिल जाते हैं और आपके एयर को पॉल्यूट करते हैं, तो वही सारी चीज़ें आपको मिलने के बाद क्या आपका कहलाता है, एयर पॉल्यूशन। ये देख सकते हो मैंने जो आपका डायग्राम या फोटो इमेज जो भी लगाई है, इसमें पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल का वेस्ट है, वो सीधा सीधा आपका किस में जाता है, नाक नाक के थ्रू आप जब सांस लेते हो तो आपका सीधा जाता है आपके बॉडी के अंदर, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट डालता है। तो जिसकी डेफिनेशन है कुछ इस तरीके से है, air pollution is the presence of harmful or toxic substance in air that we breathe which can negatively affect human health, animal, plants and environment। वही है जो कि मैंने आपको बताया। तो इसका जो मेन कॉज होता है आपका क्या होता है, स्मोक फ्रॉम व्हीकल, कार, ट्रक्स, बसेस, एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फायर्स, फॉरेस्ट फायर, गार्बेज बर्निंग, डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स, यूज ऑफ केमिकल लाइक पेस्टिसाइड्स और आरसोल स्प्रे। तो सारे के सारे मेन आपके कॉज हैं जो कि आपके एयर पोल्यूशन को आपको करते हैं। फिर इफेक्ट क्या है आपका इस पे, ब्रेथिंग प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा, कफ, लंग्स डिसीज। इससे आपको ब्रेथिंग प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, जैसे कि आपको लंग्स में या लंग्स से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि आप जो भी आपके सांस लेते हो सीधा सीधा आपको किस में जाता है, वो लंग्स में जाता है। तो आपको अस्थमा रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम होंगी। फिर आपका क्या, हार्ट हार्ट डिजीजेज एंड इवन कैंसर, हार्ट का डिजीजेज भी हो सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको कैंसर भी हो सकता है। डैमेज टू क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट, आपके क्रॉप्स और फॉरेस्ट को डैमेज करेगा। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेटिक चेंज, अगर आपके इन्वायरमेंट में क्या कहते हैं सही से क्लाइमेट नहीं रहेगा तो आपको क्या, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा मेन रीजन बनेगा। फिर आपका क्या, एसिड रेन, अगर आपके इन्वायरमेंट में केमिकल्स वगैरह रहेंगे तो सल्फर वगैरह वो जाके कहाँ, सीधा आपके बादलों में जाएंगे, उससे फिर आपका क्या, एसिड रेन वगैरह होगा। फिर हार्मफुल इफेक्ट ऑन बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये तो आपको पता ही है। हाउ टू कंट्रोल, अब इसे हम कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल मोर, यानी कि हम अपने कम से कम अपनी खुद की पर्सनल कार वगैरह जो भी ट्रांसपोर्टेशन के साधन है उन्हें कम यूज करें, ताकि क्या कहते हैं जो उससे निकलने वाले पॉल्यूशन है वो कम जाए। प्लांट मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं, अफोरेस्टेशन करें। यूज क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी को यूज़ करें, मतलब ऐसी एनर्जी को यूज़ करें जिससे पॉल्यूशन कम निकले, जैसे आपका सोलर हो गया, विंड हो गया और सीएनजी वगैरह हो गई। अवॉइड बर्निंग गार्बेज और ड्राई लीव्स, तो मतलब कम से कम क्या कहते हैं जो कचरे वगैरह होते हैं उन्हें जलाने की कोशिश करो, उनको एक काम करा करें कि जमीन के अंदर उन्हें डाल दे और उन्हें ब्यूरिड कर दे, कुछ टाइम बाद अपने आप ही वो सारा का सारा क्या, गल जाएगा और वो सारा का पूरा खत्म हो जाएगा। प्लास्टिक भले ही टाइम लेता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो प्लास्टिक का यूज ही क्यों करना है, बहुत कम यूज़ करो। फॉलो एमिशन स्टैंडर्ड्स एंड पॉल्यूशन कंट्रोल रूल, तो सारे के सारे क्या कहते हैं पॉल्यूशन का कंट्रोल रूल जितने भी आपके गवर्नमेंट ने बनाया है, उनको फॉलो करो अच्छे से, ताकि आपका इन्वायरमेंट साफ रहे। तो यहाँ तक आई चुके वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम है, और क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है आपका क्या, हाँ, सोयल पॉल्यूशन। तो सोयल पॉल्यूशन क्या है, सोयल पॉल्यूशन भी वही है कि इसमें जो भी कंटामिनेंट्स या हार्मफुल केमिकल आपके सोयल के अंदर मिल जाता है और आपके सोयल को पोल्यूट कर देता है, वही कहलाता है आपका सोयल पॉल्यूशन। तो सोयल पॉल्यूशन इसमें यही है डेफिनेशन, कि सोयल पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ सोयल विथ हार्मफुल केमिकल वेस्ट और अदर पॉल्यूटेंट्स दैट रिड्यूस क्वालिटी एंड मेक इट अनफिट फॉर फार्मिंग, प्लांट ग्रोथ एंड हैवी लिविंग। तो आपका यही सेम बात बताया गया है कि जो आपको सोयल पॉल्यूशन है, तो वो क्या कहते हैं कंटामिनेंट जो कि आपके सोयल को पोल्यूट कर देते हैं और उसको क्या कहते हैं अनइवन बना देते हैं, कि ना ही आप उसमें खेती कर पाते हो और ना ही आप उसमें क्या कहते हैं कुछ उगा पाते हो, और आपके एग्रीकल्चर के लिए वो जो सोयल है आपके किसी काम की नहीं रहती, वही आपका कहलाता है सोयल पॉल्यूशन। तो इसमें क्या है, ऐसे एक सिंपल डेफिनेशन है कि सोयल पॉल्यूशन मीन्स मेकिंग द लैंड डर्टी और टॉक्सिक बाय throwing harmful substances into it which harms plants, animals and humans। इसके मेन कॉजेज क्या आपके सोयल पोल्यूशन के, एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, ज़्यादा मात्रा में क्या केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना। डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन एंड केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट और केमिकल को फेंकना। प्लास्टिक वेस्ट एंड गार्बेज थ्रोन ऑन लैंड, कहीं भी देखो प्लास्टिक के वेस्ट जो भी फेंक देते हो जाके क्या, जमीन में ही आके रहते हैं, फिर धीरे धीरे उसी के अंदर वो चिपक जाते हैं और फिर आपके सोयल को पोल्यूट करते हैं। लीकेज फ्रॉम लैंडफिल्स या ब्यूरिड वेस्ट, जो भी आप क्या कहते हैं जमीन के अंदर दफनाते हो कि वो वेस्ट क्या कहते हैं खत्म होएगा, वो धीरे धीरे वो ऊपर आने लग जाता है, या किसी भी जैसे बड़ी खुदाई के टाइम पे हो जाता है तो वो जो भी वेस्ट रहता है बाहर आ जाता है। सोयल स्प्लिस और फ्यूल लीक ऑन ग्राउंड,
सोयल का क्या कहता है, सॉरी, ऑयल स्प्लिट्स और फ्यूल्स लीक, फ्यूल्स वगैरह का गिरने से भी आपके क्या कहते हैं सोयल्स में उनके क्या कहते हैं क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। वेस्ट फ्रॉम माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, माइनिंग के थ्रू और कंस्ट्रक्शन के थ्रू जो भी वेस्ट आता है उससे भी आपका सोयल भी पॉल्यूट होता है। फिर आपका क्या इफेक्ट ऑफ सोयल पॉल्यूशन, तो सोयल पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या है, तो पहला क्या आपका रिड्यूस सोयल फर्टिलिटी, पहले तो ये रहेगा कि आपकी जो सोयल की फर्टिलिटी रहेगी उसे क्या एकदम घटा देगा, बहुत ही कम कर देगा, जिससे आपकी क्या कहते हैं जो क्रॉप्स वगैरह वो अच्छे से उग नहीं पाएंगे। फिर आपका क्या हार्म प्लांट्स एंड ट्रीज, सही बात है, अगर सोयल आपका खराब होएगा तो डायरेक्टली किस पे आपका इफेक्ट पड़ेगा, प्लांट्स पे और उनकी ग्रोथ पे। पॉल्यूटेड सोयल एंटर्स द फूड चेन अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, अगर पॉल्यूटेड सोयल रहेगा वो किस में एंटर कर जाएगा आपको फूड चेन में। फिर आपको पता है कि फूड चेन क्या कहते हैं धीरे धीरे सारे जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके वहां तक वो रोटेट होते रहता है एक साइकिल की तरह। फिर आपका कैन कॉज स्किन डिसीज और कैंसर थ्रोट थ्रू कॉन्टैक्ट। कंटामिनेंट्स ग्राउंड वाटर को भी ये गंदा कर देगा। तो अब इसमें यह है कि किस तरीके से हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो पहला क्या, यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि रिड्यूस करो, रीयूज करो, रिसाइकिल करो। फिर है आपका क्या, अवॉइड थ्रोइंग प्लास्टिक एंड केमिकल ऑन ग्राउंड, कम से कम क्या कहते हैं प्लास्टिक वगैरह को ग्राउंड पे फेंका करो। ट्रीट इंडस्ट्रियल वेट्स बिफोर डिस्पोजल, डिस्पोज करने से पहले उनको क्या ट्रीट करो कि वो इजीली क्या कहते हैं डिग्रेड हो जाए या बायोडिग्रेड हो जाए। फिर आपका प्रमोट अफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पेड़, जिससे क्या कहते हैं क्या आपका इन्वायरमेंट क्लीन रहे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साइड, जो कि आपका क्या नॉइस पॉल्यूशन। तो नॉइस पॉल्यूशन क्या है, नॉइस पॉल्यूशन भी सेम वही है कि ज़्यादा लाउड म्यूजिक चलाना, एक टाइम लिमिट होती है, जैसे कि इंडिया में बेसिकली टाइम लिमिट 10 से 11 के बीच में बंद कर देना होता है रात में। तो वही सारी चीज़ें हैं कि जो भी आपको डिस्टर्ब करेगा अनवांटेड साउंड वगैरह, वो आपकी किस में आती है, नॉइस पॉल्यूशन के अंदर। इसका जो डेफिनेशन है, नॉइस पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ लाउड अनवांटेड और डिस्टर्बिंग साउंड इन द एनवायरनमेंट दैट कैन हार्म द हेल्थ एंड कंफर्ट ऑफ पीपल एंड एनिमल। वही सारी चीज़ें है कि जो भी क्या कहता है अनवांटेड आपके साउंड हो गया, नॉइज हो गया, जो कि आपके इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करता है और इन्वायरमेंट में रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्टर्ब करता है, वो आपका कहलाता है क्या, नॉइस पॉल्यूशन। तो इसका जो एक छोटा सा सिंपल डेफिनेशन क्या, नॉइस पॉल्यूशन मींस टू मच लाउड साउंड इन इन्वायरमेंट दैट कॉजेस स्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट और हेल्थ प्रॉब्लम। तो इसका जो मेन कॉज है क्या है नॉइस पॉल्यूशन का, ट्रैफिक नॉइस। जैसे कि आपने देखा होगा जब ट्रैफिक होता है तो सारे लगातार एक दूसरे के जितने भी कार्स वगैरह होती हैं हॉर्न वगैरह बजाना शुरू कर देती हैं। फिर आपका क्या, लाउड स्पीकर वगैरह जो भी म्यूजिक सिस्टम डीजे नाइट जो बजाते हैं। फिर आपका क्या, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जैसे अगर आपके आसपास के एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था पूरी रात आपको उसी की आवाज़ सुनाई देने वाली, तो जो कि आपको भी डिस्टर्ब करती है। फिर आपका क्या, इंडस्ट्रियल मशीन्स इन फैक्ट्रीज, जैसे अगर कोई आपके आसपास में कोई इंडस्ट्री वगैरह है और उसी के बगल में आपकी सोसाइटी है घर वगैरह, तो भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उससे साउंड वगैरह आने वाली में भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं आपकी हेल्थ पे। हाउस होल्ड अप्लायंसेस लाइक जनरेटर और मिक्सर। फिर आपका इफेक्ट क्या पड़ता है आपके नॉइस पॉल्यूशन से आपके हेल्थ पे, हियरिंग प्रॉब्लम, सुनने में दिक्कत आने लगेगी, अनइवन हियरिंग मतलब या तो आपको ऊंचा सुनाई देने लग जाएगा, बहुत तेज बोलो तो आपके कान में आवाज सुनाएगा, या तो आपका पूरा कान ही एकदम सुनना बंद हो जाएगा। फिर आपका क्या, स्ट्रेस होने लगेगा, एंजाइटी होने लगेगा और फिर सर में दर्द रहने लगेगा। फिर आपका स्लीप डिस्टरबेंस, सोने में भी आपको दिक्कत आएगी। अफेक्ट कंसंट्रेशन स्पेशली इन चिल्ड्रन, बच्चों में खासकर कंसंट्रेशन की दिक्कत आने लगेंगी। डिस्टर्ब्स वाइल्ड लाइफ एंड देयर कम्युनिकेशन, वाइल्ड लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगी और उनकी कम्युनिकेशन को भी। अब बारी आती है कि हम इसे किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं नॉइस पॉल्यूशन को। तो नॉइस पॉल्यूशन को बेसिकली कंट्रोल करने का सबसे पहला यही है रूल कि नॉइस को एक तरीके से मतलब कानून या लो बना दो, जिसमें क्या कहते हैं नो लाउड स्पीकर एट नाइट। अब बल्कि यहाँ पे है भी कि आपको 10 या शायद 11 बजे के बाद आप यूज़ नहीं कर सकते हैं कोई सा भी स्पीकर, या डीजे वगैरह में जो भी साउंड वगैरह चलाते हैं आप उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, यही है यहाँ पे। फिर यूज़ साइलेंसर इन व्हीकल एंड मशीन्स, व्हीकल में भी आपको साइलेंसर वगैरह यूज़ करनी पड़ेंगे। अभी देखा होगा आपने कि ज़्यादातर जो लोग बुलेट वगैरह चलाते हैं तो उनको ज़्यादातर किसके लिए, साइलेंसर के लिए चालान ज़्यादा काटने को मिलता है। तो बस वही कि आपको साइलेंसर का ऐसा यूज़ करना है व्हीकल में कि उससे कम से कम आवाज़ आए। प्लांट्स, ट्री, यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं, क्योंकि वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा साउंड को। क्रिएट साइलेंट जोन नियर हॉस्पिटल एंड स्कूल, साइलेंट जोन बना के रखें हॉस्पिटल और स्कूल से आसपास, क्योंकि हॉस्पिटल्स में ज़्यादा से ज़्यादा मरीज होते हैं जिनको अच्छे से क्या ट्रीटमेंट चाहिए होता है। अगर आप वहाँ पे शोर करेंगे तो वहाँ पे उनको दिक्कत होगी, और स्कूल वगैरह के आसपास भी शोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे वहाँ पे क्या पढ़ाई करते हैं। फिर
रेज अवेयरनेस अबाउट लो नॉइस प्रैक्टिसेस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएं कि कम से कम आवाज़ में वो सुने या ईयरफोन्स वगैरह का यूज़ करें। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में सुन रहे हैं तो क्या ईयरफोन्स वगैरह लगा लें, जिससे आपके आसपास वाले को भी दिक्कत ना हो। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि मेट्रो वगैरह में आप ट्रैवल करते हो तो वो बंदा क्या खुद के में ही देखने में लगा रहेगा बिना ईयरफोन्स वगैरह क्या अपने आसपास वाले को भी वो डिस्टर्ब करता है। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि आपका शायद ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आप देख सकते हो इसमें क्या डायग्राम में जो मैंने बना रखा है। इसमें क्या है, पहला पेपर है, मतलब इनके लिए अलग अलग जो बकेट बना रहे हैं डस्टबिन वगैरह। तो वही होता है कि आपको जो आपके जो भी कचरा वगैरह है उनके लिए अलग अलग प्रॉपर डस्टबिन्स बनाए जाते हैं, जिसके अंदर आपको डालना है, जैसे सूखे कचरे के लिए अलग और गीले कचरे के लिए अलग। जैसे इसमें पेपर वगैरह है तो इसमें क्या येलो कलर का डस्टबिन दिया है, और इसमें वॉयलेट कलर का एक अलग दे रखा है क्या, जिसमें ग्लास वगैरह की जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो डाल सकते हो। एक ग्रीन है जिसमें ऑर्गेनिक डालना है, और प्लास्टिक के लिए क्या है आपका पिंक। तो देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या है, नीचे की डेफिनेशन वगैरह। तो सॉलिड वेस्ट डेफिनेशन क्या है आपकी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वही होगा जो अभी आपको मैंने बताया, वो बस ये है कि इसमें आपको डेफिनेशन अच्छे से होगी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रेफर्स टू द कलेक्शन, मतलब कलेक्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट लाइक हाउस होल्ड गार्बेज, प्लास्टिक, फूड वेस्ट, पेपर इटीसी इन अ वे दैट इज सेफ फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपका वो होता है कि जिस कहीं से कचरे को पहले तो सारी जगह से कलेक्ट करो, फिर उसको ट्रांसपोर्टेट करो, एक जगह ले जाओ जहाँ पे उसको क्या कहते हैं ट्रीटमेंट दिया जाएगा, या फिर जो भी अगर वहाँ पे वो डिस्पोजल या रीयूज के लिए होगा तो उनको करेंगे वहाँ पे ट्रीटमेंट, फिर उसको प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे उन सारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, जैसे हो गया आपका क्या हाउस होल्ड गार्बेज हो गया और प्लास्टिक वगैरह हो गए, और फिर उनको एक सेफ इन्वायरमेंट में रखेंगे, जिससे आपके क्या मतलब इन्वायरमेंट में क्या एक जगह ऐसी जगह पे रखेंगे जिससे वो इन्वायरमेंट या आपके ह्यूमन हेल्थ को कोई इफेक्ट ना डाले। फिर है इसमें एक सिंपल डेफिनेशन की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मींस हैंडलिंग गार्बेज प्रॉपरली, कलेक्टिंग, ट्रीटिंग, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजिंग। टाइप्स क्या होता है आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, पहला आपका क्या हाउस होल्ड सॉरी टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या होता है आपका हाउस होल्ड वेस्ट, जिसमें आपके आते हैं कितने जो भी आपके घरों से निकलने वाली फूड क्रैप्स, पेपर, प्लास्टिक, क्लॉथ्स वगैरह। फिर आपका क्या इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिसमें आपके जितने भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकलते हैं, जैसे केमिकल हो गया, मेटल पार्ट्स हो गया, और पैकेजिंग्स के जो भी आपके होते हैं बॉक्स वगैरह वो। फिर है आपका क्या बायोमेडिकल वेस्ट, जो कि हॉस्पिटल्स वगैरह से निकलती हैं। ई वेस्ट आपका जो भी ई वेस्ट यानी कि पुराने जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से होते हैं रिलेटेड सारे सामान वो हो गए, फ़ोन्स वगैरह, टीवी वगैरह, पुराने कंप्यूटर। फिर है आपका जो इसमें है एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो भी आपके एग्रीकल्चर के थ्रू निकलते हैं, यानी कि जो भी आपका मैन्यूर वगैरह क्रॉप्स जैसे बच जाते हैं उनके, वो सारे जो होते हैं। अब आता है कि किस तरीके से हम इनको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, स्टेप्स इनके जो भी आपके रिलेटेड होते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो इसमें जो आपका पहला स्टेप है क्या, खुल जा, पहला स्टेप है आपको क्या कलेक्ट करना, यानी कि आप कलेक्ट करो पहले तो क्या कहते हैं जो भी कचरा वगैरह है उठाओ घरों वगैरह से, स्ट्रीट वगैरह से। फिर है उसको क्या ट्रांसपोर्टिंग, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक जगह से उस जगह पे ले जाओ जहाँ पे उन सारे कचरों को क्या ट्रीट किया जाएगा और डिस्पोज किया जाएगा। फिर है आपका क्या सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेशन में क्या होता है इसमें कि सेपरेट करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक जो भी आपके कचरे हैं एक तरफ, और जो नॉन ऑर्गेनिक यानी कि सॉरी मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऑर्गेनिक को हम बायोडिग्रेडेबल भी कहते हैं, और एक होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि प्लास्टिक मेटल्स वगैरह। तो बायोडिग्रेडेबल आपके वो होते हैं जो कि इजीली आपके क्या कहते हैं इन्वायरमेंट में अगर आप उसे हम रखें या दबा दें मिट्टी विट्टी में तो आराम से वो डिग्रेड हो जाए, गल गल जाए और सड़ के खत्म हो जाए पूरा। लेकिन जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है आपके डिग्रेड होने में। फिर आपका क्या ट्रीटमेंट, देखना पड़ता है कि उसके किस हिसाब से हम उसे खत्म करने के लिए किस टाइप की ट्रीटमेंट उसे दे सकते हैं। पहला कंपोस्टिंग, फिर है रिसाइकलिंग, फिर है कन्वर्टिंग वेस्ट टू एनर्जी। फिर है आपका क्या डिस्पोजल, डिस्पोजल यानी डंपिंग इन लैंडफिलिंग और इंसिनरेशन यानी बर्निंग। वही है कि डिस्पोजल में आपका क्या रहेगा, या तो उन्हें कचरों को जमीन में दबा दो जो कि आपको जिससे आपको जलाने से पॉल्यूशन नहीं होती है, और उनको जला दो जिससे आपके पॉल्यूशन कम निकलते हो। फिर क्या आपका इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कुछ इंपॉर्टेंस बातें जो कि आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपको रखना पड़ेगा क्या, प्रिवेंट लैंड एयर एंड वाटर पोल्यूशन, ये आपको किसको प्रिवेंट करता है, लैंड को, एयर को और वाटर के पोल्यूशन से। फिर आपका क्या रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, बीमारियां फैलने से रोकता है। सेव द इन्वायरमेंट थ्रू रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग, इम्प्रूव पब्लिक हाइजीन एंड एस्थेटिक वैल्यू ऑफ सिटीज, पब्लिक की हाइजीन को भी इम्प्रूव करता है, और जो भी आपका एस्थेटिक लाइफ बनाए रखते हैं, यानी अलग अलग डस्टबिन यूज करो, जिस गीले कचरे को अलग डालो और सूखे कचरे को
अलग डालो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साइड, जो है आपका क्या, वे टू इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि किस तरीके से आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हो। पहला है क्या है, सेग्रीगेट वेस्ट एट सोर्स, वेट ड्राई और वेस्ट। तो मतलब कि सेग्रीगेट करने का मतलब ये होता है कि आप उसको ना, मतलब जहाँ भी एक जगह फेंकने से अच्छा है कि अलग अलग उनको रख दो, जहाँ पे मतलब कि अगर वो गीला है तो अलग रखो, अगर ड्राई है तो उसे आके उसको अलग डब्बे में डालो, और मतलब वेस्ट को उसके जिस टाइप है उसके हिसाब से उन्हें अलग अलग डस्टबिन में से सेपरेट करके रखो। प्रमोट रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल, यानी 3 Rs को आप प्रमोट करो, जिसमें पहले तो क्या, कम से कम गंदगी फैलाए, यानी कि रिड्यूस करें, उन सारी चीज़ों का यूज़ करना हम कम करें जिससे आपके इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, पहली बात तो ये। दूसरा आपका क्या है, रीयूज करना सिखाओ, यानी कि किस तरीके से हम, अगर एक चीज़ है अगर वो दोबारा हम उसे रीयूज करके यूज़ कर सकते हैं तो वो काम हमें करना चाहिए, जिससे हमारे इन्वायरमेंट में उससे पॉल्यूशन कम होएगा। फिर दूसरा तीसरा आपका क्या है, रिसाइकिल, यानी कि अगर वो चीज़ें रिसाइकिल हो सकती है तो आप उसे रिसाइकिल करके दोबारा यूज में ले सकते हैं। फिर आपका क्या, यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, यानी कि आपके इन्वायरमेंट के जो इफेक्ट ना डाले उस टाइप का प्रोडक्ट का यूज करो। फिर आपका सपोर्ट म्यूनसिपल एंड कम्युनिटी क्लीनिंग एफर्ट्स, यानी कि ये नहीं है कि आपके आसपास में जो भी सफाई करने आते हैं उनको आप सपोर्ट ना करें, आप भले कि वो कचरा मतलब आज साफ करके जाएं फिर अगले दिन आप वहाँ पे कचरा फैला दें, तो नहीं, आप उसको मेंटेन रखें अपने इकोसिस्टम को, जिससे आपके क्या कहते हैं, आपकी हेल्थ भी, आपकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपकी इन्वायरमेंट भी साफ रहेगा। तो अब आपका सारा का सारा जो भी आपका आने वाला था, मतलब इस टॉपिक्स में जितने भी सिलेबस था मैंने सारा का सारा समझा दिया। अब आपके बढ़ते हैं क्या, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे ईक्यू के थ्रू, उसके ऊपर। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से देख लेना, इसमें आपको पता चल जाएगा किस किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके इस यूनिट से। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी कि वाटर पॉल्यूशन का मेन कॉज क्या होता है, वो पूछा गया था आपसे किसमें, 2 मार्क्स में। ये भी आपको मैंने बता रखा है, वो पहले अभी पढ़ाया था। फिर है आपका क्या, दूसरा क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन आया था 2023-24 में। फिर है आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी नॉइस पॉल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे, और हाउ टू प्रिवेंट नॉइस पॉल्यूशन, ये आपका 7 मार्क्स में पूछा गया था 2023-24 में, जो कि आपको मैंने एकदम अच्छे से पढ़ा दिया कि किस तरीके से नॉइस पॉल्यूशन आपका इफेक्ट करता है। एक तो क्या कहता है, आपकी हियरिंग एबिलिटी को कम कर देगा, आपके कंसंट्रेशन को कम कर देगा, और आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि आपको नॉइस पॉल्यूशन से ह्यूमन की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। फिर आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपको डिफरेंशिएशन करना था किसमें, हैजार्डस वेस्ट एंड नॉन हैजार्डस वेस्ट के अंदर। आल्सो गिव द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि आपका 7 मार्क्स में आया था 2023-24 में। तो इसमें मैंने डिफरेंशिएशन लिखा दिया, हैजार्डस वेस्ट का ये रहा, नॉन हैजार्डस वेस्ट का ये रहा। तो इसमें क्या डेफिनेशन क्या होती है, पहले तो ये देखो, वेस्ट डेट इज डेंजरस और हार्मफुल टू ह्यूमन नेचर। तो वो वेस्ट जो कि डेंजरस होता है और हार्मफुल होता है आपके क्या, ह्यूमंस नेचर के लिए, वही आपका कहलाता है क्या, हैजार्डस वेस्ट। और नॉन हैजार्डस क्या होता है, वेस्ट डेट डज नॉट पोज अ डायरेक्ट थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ, मतलब कि डायरेक्टली वो क्या कहता है, ह्यूमन की हेल्थ पे इफेक्ट ना डाले, इनडायरेक्टली डाले, तो वो आपका कहलाता है नॉन हैजार्डस। एग्जाम्पल है जैसे कि बैटरीज, पेंट, केमिकल, पेस्टिसाइड, मेडिकल वेस्ट। इसमें क्या आपका फूड स्क्रैप्स, पेपर, प्लास्टिक, वुडन, ब्रॉक फर्नीचर। फिर आपका रिस्क क्या है इसमें, हाई टॉक्सिक, फ्लेमेबल, कोरोसिव और रिएक्टिव। तो इसमें हाईली टॉक्सिक्स वगैरह निकलते, फ्लेमेबल निकलते कि जल्दी आग लग जाए, कोरोसिव यानी कि आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें उन्हें सड़ा गला देती है, और रिएक्टिव चीज़ें। लो रिस्क रहती है इसमें, मोस्टली बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकेलेबल, जितने भी आपके सारे वेस्ट होते हैं ऐसे निकलते हैं। फिर हैंडल कैसे कर सकते हैं, यानी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, पहला नीड स्पेशल हैंडलिंग, यानी अलग अलग तरीके से हैंडलिंग, जिस टाइप का कचरा है उस टाइप का इसमें हैंडलिंग प्रोसेस लगाओ। फिर है क्या, स्टोरेज एंड डिस्पोजल कैन बी मैनेज बाय रेगुलर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम सिंपली रेगुलर जो मैनेजमेंट आपका है वेस्ट के लिए, उससे हम उसमें क्या क्या कहते हैं, हैंडल कर सकते हैं। सोर्स क्या क्या है, किस किस चीज़ों से आपका ये सारे जो कचरा होता आता है क्या, पहला तो इसमें हॉस्पिटल है, फिर इंडस्ट्रीज और केमिकल लैब्स वगैरह। और इसमें जो आता है आपका नॉन हजार्डस में, होम आता है, स्कूल आता है, और ऑफिस वगैरह आती हैं। फिर आपका जो इसमें नीचे क्या पूछा था आपने इसमें क्वेश्चन में, हजार्ड, फिर आल्सो गिव द नेम ऑफ टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के टाइप्स में पूछे गए थे या। तो पहला क्या है इसमें, रिसाइकलिंग, यानी कि कन्वर्ट कर दो वेस्ट जो भी आपके प्लास्टिक या ग्लास वगैरह है उनको रीयूजेबल मटेरियल में। फिर है तो हेल्प कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, हेल्प करो कि नेचुरल रिसोर्सेज को वो कंजर्व यानी बचा के रखें। फिर आपका क्या, कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग है आपका कि नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि आपको डिकम्पोज करने जितने भी आपके ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह होते हैं उनको। फिर है आपका क्या, इन
इंसेरेशन यानी कि बर्न करना, यानी कि बर्निंग वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बर्न करो जिससे क्या है एकदम ही वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। रिड्यूस वेस्ट वॉल्यूम बट मे प्रोड्यूस एयर पॉल्यूशन, इससे आपका क्या कहते हैं मतलब वेस्ट की जो वॉल्यूम यानी कम तो जाएगा बट क्या करेगा आपका एयर को पोल्यूट कर देगा। फिर आपका लैंड फिलिंग, यानी कि जो भी कचरा है आपका किस में डंप कर दो या दबा दो किसके अंदर, जमीन के अंदर। यूजेबल फॉर वेस्ट दैट कैन नॉट बी रिसाइकल और डिकम्पोस्ट, वो सारे वेस्ट के लिए यूजेबल होता है ये, जिसको हम ना ही रिसाइकल कर सकते हैं ना ही उसे हम क्या रीयूज कर सकते हैं। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट की वेस्ट टू एनर्जी, WTF, मतलब वेस्ट जो आपका वेस्ट होता है उससे किसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। फिर आपका कलेक्टिंग एंड सेग्रेशन, कलेक्ट करो और फिर उसको क्या कहते हैं अलग अलग जो भी आपके टाइप के हैं वेस्ट उसके अंदर डिवाइड कर दो, यानी कि वेट है तो अलग रखो, ड्राई है तो अलग रखो, रिसाइकेबल है तो उसको अलग रखो, हैजार्डस है तो उसको अलग ही रख दो। लास्ट है आपका क्या, वर्मी, इसे हटा दो पहले। लास्ट है आपका वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, इसके अंदर हम क्या कहते हैं अर्थ वगैरह का यूज करते हैं, जो कि आपको क्या कहते हैं जो भी आपके ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह है ना वो आपको खा जाते हैं, यानी सड़ा गला देते हैं और फिर उससे क्या कहते हो कंपोस्ट कर देते हैं बहुत ही ज्यादा जल्द, यानी हाई क्वालिटी कंपोस्ट हो जाता है वो। तो इसमें कीड़े वगैरह का यूज करते हैं बैक्टीरिया, जिसमें एक तरीके से जिसमें होता है ना अर्थवॉर्म का, जो कि आपके कचरे जो भी ऑर्गेनिक कचरा है, उनको खा जाती है। वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपका पूछा गया है क्या, डिस्क्राइब करंट चैलेंजेस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, यानी कि जो आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है इंडिया के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं अभी। ये आपका 2023-24 में पूछा गया था दोस्तों 7 मार्क्स में। तो इसमें क्या कहते हैं जो करंट में जो चैलेंजेस मतलब फेस करी जा रही है इंडिया के लिए थ्रू, वो है कि आपका इंडिया जनरेट ओवर 1,60,000 प्लस टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डेली, मतलब देख सकते हो कि एक दिन में 1,60,000 प्लस टन क्या कहते हैं सॉलिड वेस्ट आपका डेली एक दिन में क्या कहते हैं इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होता है। बट मैनेजिंग दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट रिमेन्स अ सीरियस चैलेंज ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। तो कुछ फैक्टर्स है जिससे ये क्या कहते हैं इनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा भारी, या मतलब कि बहुत ज़्यादा लो चैलेंज फेस करना पड़ता है गवर्नमेंट के थ्रू या लोगों के थ्रू। तो पहला क्या आपका अनसेग्रीगेटेड वेस्ट एट सोर्स। अनसेग्रीगेटेड वेस्ट का मतलब ये होता है कि मतलब कचरा जो होता है ना आपका इस तरीके से नहीं होता है कि मतलब गीला अलग हो गया, सूखा अलग हो गया, या फिर आपके जो रियूजेबल हो गए या रिसाइकेबल हो गए या हेजार्डस हो गए नॉन हेजार्डस हो गए उसको अलग अलग रखते हैं। लोग उसको एक ही जगह पे इकट्ठा कर करके डालते जाते, गीला है वहीं डाल दो, सूखा है वहीं डाल दो। यही है सबसे पहला पॉइंट। दूसरा आपका क्या, ओवरफ्लोइंग एंड अनसाइंटिफिक लैंड फिलिंग। ओवरफ्लो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भर देते हैं, और अनसाइंटिफिक का मतलब ये है कि ये नहीं देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं कि ज़मीन के अंदर मतलब उसे हम अगर दबा देंगे तो सड़ गल जाएगी। वो लोग प्लास्टिक भी दफना देते हैं कुछ कुछ। तो ये हो गया। तीसरा आपका क्या, पुअर वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो पुअर वेस्ट कलेक्शन सिस्टम होता है और आपका तो मतलब कि बहुत ही कम, एक दिन आया आपके उधर कचरे वाली गाड़ी, दूसरे दिन नहीं आया। आपके एरिया में आसपास कोई बड़ा डस्टबिन वगैरह नहीं होगा जो कि आपके जो म्यूनसिपल वाले उठा के ले जाए। फिर आपका चौथा है ओपन डंपिंग एंड बर्निंग ऑफ वेस्ट, मतलब खुले में कहीं भी क्या कहते हैं कचरा फेंक दिया, गाड़ दिया या दफना दिया, जला दिया, जिससे आपके क्या कहते हैं एयर से भी, एयर में पॉल्यूशन तो होता ही है, साथ साथ क्या कहते हैं सोयल में भी होता है। फिर आपका क्या पांचवा, इम्प्रॉपर डिस्पोजल और हैजार्डस एंड बायोमेडिकल वेस्ट, मतलब इम्प्रॉपर तरीके से हम क्या क्या डिस्पोज करते हैं हैजार्डस यानी जो भी आपके ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं उन सारे को, और बायोमेडिकल जो भी वेस्ट है उनको। लैक ऑफ फंडिंग एंड रिसोर्सेज, ऐसे कामों के लिए मतलब गवर्नमेंट पे मतलब पैसा तो नहीं होता है, बहुत ही कम इनके पास फंड्स वगैरह होते हैं, बस उनको क्या ही बोलूँ मैं आजकल की गवर्नमेंट को। फिर है आपका लो पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। तो ज़्यादातर लोग इसमें क्या करते हैं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कि ये सफाई में क्या करना, खुद गंदे होना। तो मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होने की जरूरत है कि अगर आपका इन्वायरमेंट साफ रहेगा तो आप साफ रहोगे। फिर आपका क्या, लिमिटेड रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग फैसिलिटीज़, बहुत ही कम मतलब हमारे पास सोर्सेज हैं जिससे हम रिसाइकल और जो कंपोस्टिंग फैसिलिटीज़ है हम जल्दी सारे कचरों को एक ही साथ रिसाइकल कर पाए या किसी भी अलग अलग फॉर्म में चेंज कर पाए या एनर्जी में चेंज पाए, अभी हमारे पास वो सारे टेक्निक्स नहीं आए हैं। फिर है आपका क्या, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड पॉल्यूशन ग्रो सॉरी पॉपुलेशन ग्रोथ, जल्दी जल्दी अर्बनाइजेशन हो रहा है यानी कि शहरें बस रही हैं, आपके पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं, जिससे क्या कहते हैं आपका और ज़्यादा वेस्ट मैनेजमेंट होता है, यानी कि पेड़ वगैरह कटेंगे तो उनके वेस्ट रहेंगे और ऊपर से क्या कहते हैं जो लोग रहेंगे कचरा फैलाएंगे वो अलग। तो फिर हमें करना क्या चाहिए, व्हाट कैन बी डन, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहला है क्या, प्रमोट वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स, वेस्ट सेग्रीगेशन हर हर जगह पे फैलाओ कि कचरे को एक जगह इकट्ठा करके ना फेंके, उनके
फॉर्म के हिसाब से, मतलब फॉर्म में ये कह रहा हूँ कि उनके किस तरीके के सूखे हैं, ड्राई है या फिर गीले हैं, या फिर रियूजेबल है, या जिसे कहते हैं हजार्डस नॉन हजार्डस वेस्ट है, उस तरीके से उन्हें आप डिवाइड करके अलग अलग जगह पे रखें। बिल्ड मोर साइंटिफिक लैंड फिलिंग एंड साइक्लिंग प्लांट्स, अनकरेज कंपोस्टिंग एंड 3 Rs जैसे कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस, स्ट्रेंथन म्युनिसिपल सिस्टम एंड फंड एलोकेशन, सपोर्ट स्वच्छ भारत मिशन एंड अदर क्लीन सिटी कैंपेन्स। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई कि किस तरीके से आप यहाँ पे इनको कर सकते हैं। फिर आपका पूछा गया था क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ये आपके 2 मार्क्स में पूछा गया था 2024-25 में। तो मतलब मेजर जो कोई भी कॉज आपके इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के, वो है आपका क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर आपका व्हीकल एमिशन, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल जो कि अभी आपको ऊपर बताया एकदम अच्छे से, यूज ऑफ केमिकल्स का ज़्यादा यूज करना, और डिफोरेस्टेशन, पेड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा काटा जाना। तो क्वेश्चन 6 है आपका कि इसमें पूछा गया था आपसे, व्हाट आर सम कॉमन डिसीजेस कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से आपके किस किस टाइप के डिजीज होते हैं, आपको पूछा गया था 7 मार्क्स में 2024-25 में। तो ये रहे आपका डिफरेंट टाइप्स के कुछ क्या थे पहले तो, अच्छा ये तो आपको मैंने लिखवा ही रखे हैं कि किस किस तरीके से आपके इन्वायरमेंटल से पॉल्यूशन से आपको डिजीजेस होती हैं। फिर आपका क्या इसमें क्वेश्चन जो आपका दूसरा पूछा गया था, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। तो ये आपका 7 मार्क्स में पूछा गया था 2024-25 में। तो सॉलिड वेस्ट के टाइप भी मैंने बताया था पहले आपका क्या, म्युनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ई वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। ये मैंने पीछे भी आपको समझाया था कि म्युनिसिपल में वही हो गया आपके हाउस होल्ड वगैरह जो भी आपके घरों वगैरह से निकलता है, इंडस्ट्रियल का आपको इंडस्ट्री वगैरह से जो भी आपको कचरा निकलता है, बायो मेडिकल यानी हॉस्पिटल्स वगैरह से जो निकलता है, एग्रीकल्चर हो गया आपका जो भी एग्रीकल्चर के थ्रू आपके जो भी वेस्ट वगैरह आते हैं। अब ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी वेस्टेज होते हैं वो हो गए। ये सारे के सारे आपके टाइप्स होते हैं सॉलिड वेस्ट के। तो वेरियस मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, किस किस तरीके से हम क्या कहते हैं सॉलिड वेस्ट, मतलब सॉलिड को मैनेज कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट को। तो पहला आपका क्या, लैंड फिलिंग, जमीन में दफनाना। फिर आपका क्या, इंक्री इंक्रीरेशन, यानी कि इसमें क्या करना रहता है कि वेस्ट को एकदम बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जला देते हैं। फिर आपका क्या, रिसाइकलिंग, रिसाइकल करना। फिर कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग में क्या रहता है यही बता दें कि अर्थवर्म का यूज करते हैं। वेस्ट टू एनर्जी, यानी कि वेस्ट से एनर्जी का कन्वर्जन। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपका क्या पूछा गया था, व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, व्हाट आर सम स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन इन अर्बन एरियाज। ये भी आपका 7 मार्क्स में पूछा गया था 2024-25 में। तो मेजर जो सोर्स होता है आपका नॉइस पॉल्यूशन का, आपको मैंने बताया था क्या, ट्रैफिक और व्हीकल्स हो गए, कंस्ट्रक्शन एरियाज हो गए, इंडस्ट्रियल मशीन्स हो गए, लाउड स्पीकर एंड पब्लिक इवेंट, जैसे कहीं फंक्शन वगैरह हो गया तो उन लोगों ने पूरी रात डीजे वीजे क्या के चला रखा है, तो उसके लिए भी उससे होता है। एयरपोर्ट्स एंड रेलवेज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे घर के बगल में रेलवे स्टेशन है, तो मुझे रात भर मतलब ट्रेन की हॉर्न की आवाज़, जब भी ट्रेन पास होती है तो सुननी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ इसमें है। फिर आपके कई स्ट्रेटजीज क्या है जिससे आप रिड्यूस कर सकते हो नॉइस पोल्यूशन को। तो पहला क्या है, एनफोर्स नॉइस कंट्रोल लो, यानी कि कोई नॉइस कंट्रोल लो का यूज करो, यानी कि बैन ऑन लाउड स्पीकर एंड फायर क्रैकर्स इन सेंसिटिव जोन। प्रमोट सैटेलाइट सॉरी प्रमोट साइलेंट जोन बनाए। बेटर अर्बन प्लानिंग, मतलब क्रिएट करें ग्रीन बफर जोन, यूज ट्रीज एंड पार्क, यूज ऑफ साउंड प्रूफिंग, मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल एंड मशीनरी, अवेयरनेस कैंपेन्स। तो वही सारी चीज़ें जो कि मैंने उस टाइम आपको नॉइस पॉल्यूशन के बारे में पढ़ाते टाइम सारी चीज़ें बताया था। तो यहीं पे आपका क्या कहते हैं पूरा का पूरा ये टॉपिक खत्म होता है। तो आई होप आपको ये क्या कहते हैं पूरा का पूरा टॉपिक समझ आया होगा, पूरी की यूनिट आपको अच्छे से समझ आएगी। और आपको ये अगर अच्छा लगा हो पूरा का पूरा टॉपिक, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।